हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव है। मैं शिकागो का रहने वाला हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये भूत प्रेत जैसी चीजों में बहुत रुचि है। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी भूत को नहीं देखा था, पर फिर भी मेरे मन में काफी इच्छा थी कि मैं किसी आत्मा को देखूं। और इसी अपनी इच्छा के लिए मैंने जो किया उस पर मैं आज तक पछता रहा हूँ। आज मैं अपनी ये कहानी आपको बताना चाहता हूँ, तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये बात है 2017 की। मैं तब 20 साल का था। मैंने वेंडिगो के बारे में बहुत सुना था। वेंडिगो एक ऐसा राक्षस है जो हम इंसानों के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो इंसान होता नहीं। उसकी ऊंचाई करीब 10 से 12 फीट होती है। वो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा होता है। वो इंसानों के मांस को खाता है। कहते हैं कि वेंडिगो एक श्रापित आत्मा होती है। खैर, अमेरिका के एरिजोना के जंगलों में वेंडिगो है, ऐसी कई अफवाहें मैंने सुनी थी। इसीलिए मैंने अपना 20वां जन्मदिन उसी जंगलों में अपने दोस्तों के साथ बिताने का फैसला किया। मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे थे, जिन्हें ऐसी डरावनी चीजें पसंद थी। मैं और मेरे 3 दोस्त ने ये फैसला किया कि हम 3 दिन के लिए जंगलों में कैंपिंग करेंगे। जैसा तय किया था बिल्कुल वैसे ही मेरे दोस्त और मैं कैंपिंग के लिए निकल गए। पहले तो हमें एक फॉरेस्ट अफसर ने जंगल में रुकने के लिए मना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों ने उस अफसर को कुछ पैसे दिए तो वो भी मान गए। लेकिन उन्होंने तो हमें सख्त चेतावनी दी थी कि अगर रात को किसी अनजान शख्स की आवाज आए तो अपने टेंट के बाहर मत निकलना। अफसर से बात करने के बाद हम अंदर गए। जंगल बहुत ही बड़ा था और डरावना भी। मेरे साथ मेरे दोस्त लॉरेन, हेनरी और विल थे। हम सभी ने जंगल को एक्सप्लोर किया और जब शाम हो गई तो हमने टेंट बनाया और मजे करने लगे। हमारी पहली और दूसरी रात ऐसी ही बीती। कोई वेंडिगो तो नहीं मिला, लेकिन हमने बहुत मजे किए। फिर आया तीसरा दिन, मेरा जन्मदिन और हमारे कैंपिंग का आखिरी दिन। मैं और मेरे दोस्त निराश थे क्योंकि हमें कोई भी वेंडिगो नहीं मिला था। उस दिन हमने फैसला किया कि हम अपना टेंट किसी और जगह लगाएंगे, तो हम सब अपना सामान लेकर जंगल के और अंदर गए। करीब शाम के 5 बज गए थे। जंगल धीरे धीरे शांत हो रहा था। हम अपना टेंट लगा रहे थे कि तभी मैंने जंगल में थोड़े अंदर पेड़ों के पास एक सफेद सा कुछ देखा। मुझे वो देखकर थोड़ा शक हुआ था कि तभी मेरे दोस्तों ने मेरा ध्यान भटका दिया। रात हुई और हमने मेरा जन्मदिन मनाया। हमने खाना खाया, थोड़ी शराब पी और रात के 11 बजे सो गए। एक टेंट में हेनरी और लॉरेन थे और दूसरे में मैं और विल। रात के करीब 2 बजे अचानक विल ने मुझे जगाया। मैंने जब देखा तो विल काफी डरा हुआ था। मेरे पूछने पे विल ने बताया कि कोई हमारे टेंट के बाहर घूम रहा है, जिसके पैरों की आवाज से विल उठ गया था। तभी मुझे हेनरी का फोन आया। वो कह रहा था कि उसने अपने टेंट के बाहर किसी की परछाई देखी है। मुझे मौका अच्छा लगा और मैंने हेनरी से फोन पे कहा कि बंदूक लेकर बाहर निकलो, आज इस वेंडिगो को हम पकड़ कर रहेंगे। हम चारों गन लेके टेंट के बाहर आए तो वहां कोई भी नहीं था। बस हमने लगाई हुई आग जल रही थी। हमने फैसला किया कि हम जंगल में थोड़ा अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कुछ मिलता है कि नहीं। मैं और विल एक तरफ गए और हेनरी और लॉरेन एक तरफ गए। लॉरेन डर रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हेनरी उसे तसल्ली दे रहा था। मैं और विल जंगल में थोड़ा अंदर गए ही थे कि तभी हमें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी इंसान की या किसी जानवर की नहीं थी, वो काफी डरावनी आवाज थी। वो आवाज सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। तभी अचानक हमें 2-3 गोलियां चलाने की आवाज आई और हेनरी के चीखने की भी। मैं और विल भागते हुए आवाज की तरफ गए तो आगे से लॉरेन भागते हुए आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। मैंने लॉरेन से पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी कि उसने हेनरी को मार डाला। वो मेरे पीछे है। तभी मुझे किसी के घुराने की आवाज आई। सच कहूं तो ये आवाज सुन के मेरी आधी जान ही निकल गई थी। मैंने, लॉरेन ने और विल ने आवाज की तरफ देखा तो हम सभी खड़े के खड़े ही रह गए। हमारे सामने था एक वेंडिगो। उसका पूरा शरीर सफेद था। वो बहुत ही दुबला पतला सा था, जैसे कई महीनों से कुछ ना खाया हो। उसकी ऊंचाई आधे पेड़ जितनी थी। उसकी वो डरावनी काली आंखें सीधा हमारी आंखों में घूर रही थी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये पहला भाग अच्छा लगा होगा। जल्द ही आऊंगा कहानी के अगले भाग के साथ। बने रहिए। मेरा नाम राजेश है और मैं ये लेख अपने जीवन के भयानक अनुभवों को साझा करने के लिए लिख रहा हूं। मैं जो प्रकट करने जा रहा हूं वो एक वास्तविक घटना है जिसने अलौकिक शक्तियों के बारे में मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने आप को संभालो, क्योंकि यह डरावने जिन की दुष्ट शक्ति की कहानी है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरा परिवार राजस्थान के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में एक नए घर में चला गया। हमें पता था कि इस शांतिपूर्ण दिखने वाली जगह में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है।
स्थानीय लोगों ने उस घर में जिन्नों की उपस्थिति के बारे में कानाफूसी की, जो मासूम आत्माओं का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उस वक्त करीब 20 साल का था। अपने नए घर में बसने के कुछ ही दिन बाद अजीबोगरीब घटनाओं ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। घर में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं और चीजें बेवजह हिलती थीं। रात में हवा भारी होती थी और घर के हर कोने में ठंडक की उपस्थिति छाती थी। लेकिन सबसे परेशान करने वाला पहलू वो काली परछाई थी जो मेरी दृष्टि के किनारे पर प्रकट होती थी, लाल आंखों वाला एक साया जो उसके भीतर रहने वाले द्वेष की ओर इशारा करता था। सच कहूं तो हमारा बहुत मन था वो घर छोड़ने का, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और वो घर भी हमें बहुत कम पैसों में मिला था। हम इन अलौकिक घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तब तक डर ने हमें जकड़ लिया था। घर में ये सब क्यों हो रहा है, इस उत्तर की तलाश में हम अपने ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक वृद्ध संत की ओर चले गए। उन संत का नाम पंडित शर्मा था और उनके झुर्रीदार चेहरे में वो ज्ञान था जो वर्षों तक अस्पष्टीकृत का सामना करके अर्जित किया गया था। उन संत को देखकर पता नहीं क्यों लेकिन बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। हमारी विनती करने पर पंडित शर्मा हमारे घर आए। उनकी आंखें जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से कमरों को देख रही थीं। जैसे जैसे वो घर के अंदर घुसते गए तैसे तैसे एक पूर्वाभास का भाव हमारे चेहरे के ऊपर छा गया। अचानक वो दीवार पर उकेरे गए एक अजीबोगरीब प्रतीक के सामने रुक गए, एक भावर पैटर्न जो एक बुरी आभा से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस प्रतीक को देखते ही अपनी कांपती हुई ठंडी आवाज में पंडित बोले, यह एक शक्तिशाली जिन की मुहर है जो असीम शक्तियों से सज्ज है। कुछ वक्त ध्यान करने के बाद पंडित जी हमें उस जिन की कहानी सुनाने लगे जो हम काफी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जिन प्राचीन कहानियों का एक प्राणी है जो वास्तविकता और अलौकिक के बीच मौजूद है। यह विशेष आग से बना है और अपना आकार बदल सकता है और विभिन्न दुनियाओं के बीच चल सकता है। इसकी आंखें तीव्र होती हैं और उसमें अच्छाई या बुराई दिखा सकती हैं। जिन की उपस्थिति सुंदर या डरावनी हो सकती है और इसमें अविश्वसनीय शक्ति होती है। हम हमेशा यह नहीं समझते कि जिन क्या चाहता है या यह अच्छा है या बुरा। यह एक रहस्य की तरह है जो हमें आकर्षित भी करता है और डराता भी है, एक ऐसा प्राणी जो हमेशा हमारी कल्पना का हिस्सा रहेगा। बहुत समय पहले इसी घर में एक तांत्रिक ने जिन को बुलाया था और वो उस जिन से अपार शक्ति की मांग कर रहा था। हालांकि तांत्रिक ने बीच पूजा में ही नियंत्रण खो दिया और जिन के गुस्से ने उसे भस्म कर दिया और पीछे छोड़ दिया ये प्रतीक जो हमारे घर में था। आज के लिए इतना ही। ये कहानी है 1980 की। मेरे दादाजी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। मेरे दादाजी का नाम सोमनाथ था और आज मैं आपको मेरे दादाजी की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव से कुछ कदम की दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है। हमें हमारे पापा ने हमेशा से उस जंगल से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन कई बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जिससे आपको पछताना पड़ता है। एक दिन मैं, मेरा छोटा भाई मोहन और मेरे 3 दोस्त मिलकर जंगल में गए। शाम अभी हुई नहीं थी। उस दिन खेलते खेलते हम लोग जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गए थे। जंगल काफी घना हो गया था और जंगल में सन्नाटा भी बढ़ गया था। मोहन तो काफी डर भी रहा था। हम लोग खेलते खेलते एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। वो पेड़ काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि आज की 5 मंजिला इमारत से भी ज्यादा बड़ा। लेकिन वो पेड़ एक तरफ से पूरा काला पड़ गया था। तभी मेरे दोस्त अनुज ने कहा, अनुज दोस्तों, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तो रमाबाई का पेड़ लग रहा है। मैं, कौन रमाबाई? अनुज, कई साल पहले यहाँ रमाबाई नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी और वो अपना काला जादू इसी पेड़ के नीचे करती थी। शाम हो रही थी और हम सभी काफी डर गए थे, इसीलिए हमने वहां से वापस जाने का निर्णय लिया कि तभी मैंने देखा कि मनोज उस काले पेड़ से लिपट कर रो रहा है। उसे वैसे देखकर हम काफी डर गए और मुझे तो उस पे काफी गुस्सा भी आया। मैंने तभी मनोज को एक तमाचा मारा और तेजी से उसे खींचते हुए जंगल से बाहर आने लगा। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। सूरज ढल चुका था और रात हो गई थी। हम सभी लोग अपने अपने घर में गए और सबने ये निर्णय किया कि कोई भी घर वालों को ये नहीं बताएगा कि हम जंगल में रमाबाई के पेड़ के पास गए थे। रात को मैंने और मोहन ने माँ, पापा और दादी के साथ खाना खाया और घर के आंगन में सभी सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुली और मैं पानी पीने घर में गया। जब मैं पानी पीकर बाहर आया तब मैंने देखा कि मोहन चलते हुए कहीं जा रहा था। वो अकेले ही काफी आगे निकल गया था। मैं भागते हुए उसके पीछे जाने लगा और उसे आवाज देने लगा, लेकिन वो रुक हाय नहीं रहा था।
फिर कैसे तैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मोहन का चेहरा ऐसा था कि जैसे वो किसी के वश में हो और वो कोई मंत्र बड़बड़ाते हुए जा रहा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। कुछ वक्त बाद वो अचानक बेहोश होकर गिर गया। मेरी तो आधी जान ही निकल गई। मैं उसे खिंचते हुए वापस लाया और सुला दिया। उसके बाद करीब 2 दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन फिर आई पूर्णिमा की रात। उस रात भी हम खाना खाकर सो रहे थे। आधी रात को अचानक मुझे कोई आवाज सुनाई दी और मैं उठ गया। और उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया। मोहन का सारा शरीर जकड़ गया था और वो सावधान स्थिति में ऐसे पड़ा था जैसे उसे किसी ने बांध रखा हो। उसका शरीर काफी जोर से हिल रहा था और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें खुली थी और वो जोर जोरों से कोई मंत्र बोल रहा था। मेरे माँ और पापा भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उठ जाए, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा था। दादी एक कोने में बैठकर सब देख रही थी और रो भी रही थी। पापा ने मुझे पानी लाने के लिए कहा और मैं दौड़ के पानी लेके आया। सब कुछ इतनी तेजी में हो रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा ने जैसे ही वो पानी मोहन के मुंह पर डाला, वैसे ही वो पानी भाप बनकर उड़ गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम क्या देख रहे हैं। अचानक मोहन की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसमें से खून निकलने लगा। माँ जोरों से रो रही थी। पापा ने जल्दी से मोहन को उठाया और अपने साथ गांव के वैद्य के पास ले गए। माँ भी उनके पीछे भागे भागे जाने लगी और पीछे मुझे दादी का ख्याल रखने को बोला। पूरी रात मैं और दादी सो नहीं पा रहे थे। अगले दिन जब भोर हुआ तो मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि पापा घर आ चुके हैं, लेकिन माँ और मनोज उनके साथ नहीं थे। कहानी के अगले भाग के लिए जुड़े रहिए। जल्द ही इस कहानी के अगले भाग को मैं लिखकर आपको बताऊंगा। यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीबी तथा लगभग 14 to 15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीबी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाथ लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फपक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री हैं। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4 to 5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी मां की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी मां तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी।
धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थिपंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या? उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थिपंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतही योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूतही कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वह डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रहीं। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों न हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि नाना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था,
वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है। हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ही अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना ही, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना लीं। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही न थी कि वह ना करे, क्योंकि सबके सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल, भयावह, भाले जैसे नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को, इसके बाद उन तीनों भूत ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिलीं जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। यह एक काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति, संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही कार्य करें जैसा आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं।